हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विश्व छतवानी। इन दिनों में हम आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम लिया कॉलेज लेक्चरर के लिए, उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आरपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ नहीं की है। तो जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ वो मेरी नॉलेज के बेस पे हैं, तो बाद में थोड़ा सा लिटिल बिट वेरिएशन हो सकता है। तो बस इस डिस्क्लेमर के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, उसमें 20 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। आज भी 20 क्वेश्चंस और कवर करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड वर्किंग कैपिटल इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब इसमें आपको 4 इक्वेशन दे रखे हैं, x बराबर दिस, y बराबर दिस, y बराबर। तो पहली बात तो आप देख लीजिए कि ये टॉपिक है रिग्रेशन इक्वेशन। बेसिकली ये टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है। वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए एक बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए, उसके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड है, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मेथड है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेथड होता है जो क्योंकि ये स्टैटिस्टिक पे बेस्ड होता है। तो और इससे पहले एक टॉपिक आपने कभी ना कभी रिग्रेशन इक्वेशन भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसका आंसर सेकंड रहने वाला है। मैं थोड़ा और बताऊं, इसमें y क्या है जिसे आप पता कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और a प्लस बी एक्स में x क्या है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये यूं होता है कि सेल 50 लाख हो तो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, सेल 80 लाख के लिए वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, तो वो बार बार वेरी करेगा, x बार बार वेरी करेगा और y उसकी मदद से डिटरमिन होगा। इसमें a जो होता है वो कांस्टेंट होता है और जो b होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, तो ठीक है, विद दीज वर्ड्स इसका आंसर सेकंड रहने वाला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ऑब्वियसली बात है, मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो क्वेश्चंस पहले मैंने देखे हैं, तो इसमें 2 पॉइंट अभी आएंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एनपीवी इज द बेस्ट मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये काफी हद तक ट्रू है क्योंकि कैपिटल बस्टिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, पे बैक मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटेड पे बैक। उसमें एनपीवी मेथड को सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि पॉजिटिव कितना फ्लो होगा वो हमें पता चलता है। तो पहला तो ट्रू है, मैं इस पे ट्रू मार्क करता हूं, फर्स्ट पे ट्रू। सेकंड है इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आईआरआर एंड एनपीवी मेथड प्रोवाइड्स द सेम रिजल्ट। ये भी ट्रू है। आप ये समझिए कि कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको x और y में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप x लेंगे तो y नहीं ले सकते और y लेंगे तो x नहीं ले सकते, तो वो होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सपोज कहीं कीजिए आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आया x, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपने को बस इस तरह से इवेल्युएट करना है। तो अगर आप एनपीवी मेथड से भी इवेल्युएट करेंगे तो जो नतीजे आएंगे और जो आप आईआरआर मेथड से इवेल्युएट करेंगे उससे जो नतीजे आएंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। आपको पता लग जाएगा कि वो प्रोजेक्ट यस करने जैसा है या नो करने जैसा है। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो यस करने जैसा है, और आईआरआर आपकी कट ऑफ रेट से ऊपर आ गया तो यस करने जैसा है, और इंडिपेंडेंट प्रपोजल में ऑटोमेटिक टैली भी हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है ना। हालांकि पहले मैं इसे ढूंढ नहीं पाया, बट इसे बाद में बन पाया कि ये बात सच है। इंडिपेंडेंट प्रपोजल में दोनों आपको एक जैसे रिजल्ट देंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब आप थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में ऐसा हुआ कि आपके सामने 2 प्रोजेक्ट आ गए, एक प्रोजेक्ट ए था एक बी था, और कॉन्फ्लिक्ट भी है। कैसे? ए प्रोजेक्ट से एनपीवी 8 लाख है और बी प्रोजेक्ट से एनपीवी 7 लाख है। तो आपका मन करेगा मुझे ए सिलेक्ट करना चाहिए, ए और बी में से ए सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आईआरआर को देखें तो पहले का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 16% है और दूसरे का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18% है, तो आपको लगेगा बी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ ए और बी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हम किसे चुने। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि आईआरआर ज्यादा है इसलिए हमें बी को चुनना चाहिए। यानी इन्होंने एनपीवी के मुकाबले आईआरआर को प्रेफरेंस दी, जबकि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए इनको ए को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। और अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचें तो आपको ए को प्रेफरेंस इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट को ट्रू माना है। फर्स्ट पॉइंट को आपने क्या कहा है कि एनपीवी बेस्ट मेथड है। अगर एनपीवी बेस्ट मेथड है तो आपका यहां सिलेक्शन क्राइटेरिया भी एनपीवी होना चाहिए था। तो आपने यहाँ आईआरआर के बेस पे क्यों सिलेक्ट कर लिया? तो
तो इससे ये हो जाता है कि ये फॉल्स प्रूव हो जाएगा। जो थर्ड वन है वो फॉल्स प्रूव हो जाएगा, यानी इन्होंने थोड़ा सा बहुत बड़ी गलती नहीं करी, बट इन्होंने स्लाइटली गलत प्रोजेक्ट को चुन लिया। इनको हायर एनपीवी वाले प्रोजेक्ट को चुनना चाहिए था, ये इनसे गलती हो गई, तो ये फॉल्स है। और चौथा पॉइंट है पेबैक मेथड डिटरमिन्स द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल सही है। पेबैक मेथड में आप देखो, आपने जैसे किसी प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपए लगाया और आपको हर साल 10 लाख रुपए का रिटर्न आएगा। 50 लाख लगाया, 10 लाख रुपए हर साल रिटर्न आएगा, तो आपका पेबैक पीरियड है 5 ईयर। आपकी कैपिटल 5 साल में फ्री हो जाएगी। तो पेबैक पीरियड बताता है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने साल में फ्री हो जाएगा। तो लास्ट वाला भी ट्रू है। तो डेफिनेटली टफ क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर तो टफ है ही है। आई विल गो विथ 3 फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इसके अलावा बाकी सारे ट्रू है। तो सी आंसर मैं इसका देने लग रहा हूं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मनी की कहीं परचेजिंग पावर डिप्लीट होती है, कम होती जाती है, उसको ध्यान रखना चाहिए, उसे टाइम फैक्टर कहते हैं। तो आपकी ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं, ये वाकई में टाइम वैल्यू का ध्यान नहीं रखता। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ध्यान रखता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, ये सारे चारों के चारों कैपिटल बस्टिंग मेथड्स हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे तो जो पहला वाला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये वाला आपका ट्रेडिशनल मेथड्स में आता है। और ट्रेडिशनल मेथड्स में कमी यही थी कि ये कैश इनफ्लो को देखते हैं और टाइम फैक्टर को ये इग्नोर करते हैं। ठीक है सर, तो इसका आंसर फर्स्ट रहने लगेगा। ठीक है, चलिए। और एक और भी एक डिफरेंस वैसे होता है कि बाकी के जो तीनों मेथड होते हैं वो सीआई पे बेस्ड होते हैं। बाकी के जो तीनों मेथड होते हैं वो कैश इनफ्लो पे बेस्ड होते हैं, और ये वाला जो मेथड होता है ये पैट पे बेस्ड होता है। आप फॉर्मूला कभी देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। लेकिन बात उस सेंस में नहीं है। सेंस ये है कि ये मानते हैं कि पहले साल का जो 10,000 होता है और अगले साल का जो 10,000 होता है वो समान होता है, जबकि हम जानते हैं कि पहले साल का 10,000 तो ठीक है, पर दूसरे साल का 10,000 डिप्लीट हो जाता है। ईयर बाय ईयर मनी वैल्यू डिप्लीट होती जाती है। कुल मिला के इसका आंसर फर्स्ट रहने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल, करंट एसेट साइकिल, ट्रेडिशनल साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल। वेल, आसान क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए, इसमें सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, सबसे पहले होता है समझो रॉ मटेरियल, फिर होता है आपका वर्क इन प्रोसेस, फिर आपका होता है फिनिश गुड्स, फिर होता है आपका डेटर्स, और फिर आपका फाइनली वो कन्वर्ट होता है कैश में। यानी एक फ्लो चलता है, एक सीक्वेंस चलता है कि सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को अक्वायर करते हैं, फिर उसे प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, फिर माल तैयार होकर वेयर हाउस में जाता है, फिर हम डेटर्स को क्रेडिट सेल करते हैं, अल्टीमेटली वो कैश में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से एक फ्लो चलता है। तो सपोज कीजिए कि हम 10 दिन के जितना रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखते हैं, प्रोसेसिंग में मान लीजिए 15 दिन लगते हैं, माल तैयार होने के बाद 20 दिन लगते हैं, डाटा से कलेक्शन में मान लीजिए 30 दिन लगते हैं। तो जितने जितने दिन लगते जाते हैं वो ऑपरेटिंग साइकिल को डिटरमिन करता है। तो ये जो फ्लो है, फ्लो भी इसी तरह होता है। तो इस फ्लो का बेस्ड ऑपरेटिंग साइकिल ही है। वैसे जितना ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो उतना अच्छा माना जाता है। 2-3 वर्ड्स हैं, जितना ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स जितने ज़्यादा हो, उतनी आपको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सर, तो अभी इसका आंसर ए होने लगेगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हेजिंग और मैचिंग अप्रोच परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितनी रखें, ज़्यादा रखें या कम रखें, इसके 3 अप्रोचेस माने गए हैं। एक है आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच यानी ओल्ड टाइम की अप्रोच, एक है आपकी मैचिंग या हेजिंग अप्रोच, और एक होती है अग्रेसिव अप्रोच। आपकी कंजर्वेटिव जो अप्रोच है ना, वो कहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए। आपको जो अपना परमानेंट करंट एसेट्स है उसकी अरेंजमेंट, और जो टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं उसकी अरेंजमेंट, दोनों की ही अरेंजमेंट परमानेंट सोर्स से करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से करनी चाहिए। ये आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच है। जो मैचिंग अप्रोच है वो कहती है कि इतना भी नहीं,
फिक्स्ड एसेट्स और इसके अलावा जो परमानेंट करंट एसेट्स है, केवल इन दोनों की व्यवस्था अपने को लॉन्ग टर्म फाइनेंस से करनी चाहिए। तो अभी मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाता, ये आपका जो क्वेश्चन था उसमें यही था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि परमानेंट बिजनेस के अंदर जो परमानेंट करंट एसेट्स है या जिसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ से आने चाहिए, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से आने चाहिए। ठीक है, ये दोनों के बीच का अप्रोच है। एक अप्रोच है कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, एक है एग्रेसिव जिसमें बहुत कम वर्किंग कैपिटल। ये इनका मध्यम मार्ग है, बीच का मार्ग है, और इसका आंसर सी रहने वाला है। होप मैं आपको थोड़ा बता पाया, बाकी तो आप पढ़ेंगे। अब तो अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आंसर मिला लीजिए, और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर डेफिनेटली पढ़ के जाइए। ये जो 300 क्वेश्चन आएंगे जो लोग एग्ज़ाम फ्यूचर में देंगे उनके लिए ये 300 एक तरह से टॉपिक हो गए कि इन टॉपिक्स को आप देख के जाइएगा। कहते हैं ज्ञान अनंतम, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, बट आपने ये इस साल का पेपर देखा, इससे पहले के प्रीवियस 2-4 पेपर देख लीजिए, कुछ और स्टेट्स में आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देख लीजिए, तो एक ब्रॉड वे में आपको पता लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह का अप्रोच हमें रखना चाहिए तैयारी के समय। ठीक है, सो ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर सी रहने वाला है, शायद दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not true for the balanced scorecard? Well, ये बैलेंस स्कोर कार्ड वाला टॉपिक कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में है राजस्थान की, और कई यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। तो खैर, इसमें सुनते हैं। पहला पॉइंट है टॉप डाउन रिफ्लेक्शन ऑफ मिशन एंड स्ट्रेटेजीज, ये इसमें ट्रू है। देखिए, जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, पहले तो स्कोर कार्ड समझ लीजिए आप क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए क्रिकेट आप खेल रहे हैं और एक साइड में स्कोर बोर्ड लगा हुआ होता है, उसको देख के आपको एक इंस्पिरेशन से मिलती है, वही स्कोर कार्ड होता है। या बास्केटबॉल खेल रहे हैं और साइड में एक स्कोर बोर्ड लगा हुआ होता है, तो ठीक है। तो स्कोर बोर्ड जो रहता है ना, ये आपकी जो मिशन है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, या जो आपका विज़न है और जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ है उनको दिखाता है। यानी आपकी स्ट्रैटेजीज़ आपको उस तरफ ले जा रही हैं या नहीं ले जा रही, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये मेरे हिसाब से ट्रू है। ये सारे आंसर मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूँ। सेकंड है बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स, इसको होल्ड पे रखते हैं। थर्ड है इंटीग्रेटेड एक्सटर्नल मेजर, मेरे ख्याल से ये भी ट्रू है। और हेल्प टू फोकस ऑन कंपनीज स्ट्रैटेजिक एजेंडा, ये भी ट्रू है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट मेरे हिसाब से इसका सेकेंड आंसर होगा, क्योंकि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ये थोड़ी सी कहें मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच है, इसमें आगे के क्वेश्चन में भी आएगा। ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखती है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखती है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है उसको भी देखती है, और हम लर्निंग और ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं उसको भी देखती है। ठीक है, तो उन तीनों चारों अप्रोचेस पे ये काम करती हैं। उसमें ऑब्जेक्ट्स तय किए जाते हैं, मेजरमेंट तय किए जाते हैं। मेजरमेंट ये हो सकता है कि मेजर ये हो सकता है कि आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ा कि नहीं, आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा कि नहीं, ये मेजर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा पहला ऑप्शन था कि ये मिशन और स्ट्रैटेजीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो हाँ, आपका मिशन हो सकता है कि अपनी फर्म को मोस्ट वैल्यूएबल बनाना, मोस्ट सेटिस्फाइंग कस्टमर्स तैयार करना, तो ये आपका मिशन हो सकता है, उसका अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी। सेकंड, ये मॉडर्न अप्रोच है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच मुझे नहीं लगता। बाकी ये मेजर्स या मैट्रिक्स भी बोलते हैं इस चैप्टर में, उसको मैट्रिक्स को शामिल करता है, तो ये बात ट्रू है। और ये कंपनी को उसके एजेंडा पे फोकस रखता है, ये भी ट्रू है। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी रहने लगे। अगला क्वेश्चन कहता है द बैलेंस स्कोर कार्ड लुक्स एट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम 4 पर्सपेक्टिव्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। बिल्कुल सही बात है कि जब हम बैलेंस स्कोर कार्ड देखते हैं तो हम 4 पर्सपेक्टिव्स में ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, टारगेट्स डिसाइड करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। वो 4 पर्सपेक्टिव्स कौन से हैं? क्या लर्निंग एंड ग्रोथ है? यस। कस्टमर पर्सपेक्टिव है? यस। सोशल पर्सपेक्टिव है? नो। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है? यस। तो इसका जो आंसर है बड़ा आसान आंसर है कि सोशल पर्सपेक्टिव नहीं है। बाकी अगर वैसे ही अपन बात करें, लर्निंग एंड ग्रोथ में कंपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी को देखती है
क्योंकि टिकेगा वही जो लगातार लर्न करेगा, लगातार ग्रोथ करेगा। तो ये लोग देखते हैं कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करें, कैसे उन्हें संस्था के गोल के साथ अलाइन करें, कैसे हम अपना कम्युनिकेशन और बेटर करें। तो लर्निंग और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव वहाँ सोचता है। कस्टमर प्रोस्पेक्टिव में हम ये सोचते हैं कि कैसे हम मार्केट में कस्टमर्स को अक्वायर करें, उन्हें बनाए रखें, उन्हें सेटिस्फाई रखें, कैसे उन्हें एक अच्छा वाला फील दें। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव्स में हम ये देखते हैं कि जो हमारे फाइनेंस प्रोवाइडर है, जो मनी प्रोवाइडर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट जाता रहे, उनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो, कंपनी का ROCE इंक्रीज़ हो, तो वो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव होता है। सोशल प्रोस्पेक्टिव में हम ध्यान नहीं देते वाइल बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ व्यू दैट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म हैज़ a bearing on share valuation advocated by James Walter is based on which one of the following assumption। एक दृष्टिकोण जेम्स वॉल्टर द्वारा साझा किया गया कि एक फर्म की लाभांश नीति अंश मूल्यांकन को प्रभावित करती है। ये बात सच है। जब हम डिविडेंड पॉलिसी वाला टॉपिक करते हैं तो उसमें आता है आपका वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM मॉडल। MM मॉडल तो कहता है कि इररेलेवेंट। MM मॉडल कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी का शेयर के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जेम्स वॉल्टर ने कहा था कि डिविडेंड पॉलिसी से शेयर के वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है। जब उसने ये बात कही तो उसने किन बातों को अज्यूम किया? फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये बात गलत है। उसने ये अज्यूम किया था कि ये कांस्टेंट रहता है। उसने ये अज्यूम किया था कि KE और KR ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। जब उसने अपना फॉर्मूला दिया था तो माना था कि KE और KR दोनों कांस्टेंट रहते हैं। सेकंड, रिटेन्ड अर्निंग इज ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। यस, उसने ये कहा था कि हमें अगर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है तो जो अपने पास कमाया हुआ पैसा है उसी से फाइनेंस कर सकते हैं। ये उसका अजम्पशन था। अर्निंग पर शेयर फ्लक्चुएट्स नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेम्परेरी वो मानता है कि आपका अर्निंग पर शेयर फिक्स रहता है। ठीक है, तो चूंकि पहले पे क्रॉस आ गया, तीसरे पे क्रॉस आ गया, तो अब ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो यही उसने माना था कि रिटेन्ड अर्निंग ही प्रोजेक्ट फाइनेंस का सोर्स है। मैं अगर आपको थोड़ा सा और वैसे ही बताऊं इस बारे में, तो वॉल्टर मॉडल में माना जाता है कि कंपनी को सारा पैसा या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अगर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उन्हें सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और शेयर होल्डर को जहां इन्वेस्ट करना है जाके करें। और ये पॉलिसी ये भी कहती है कि अगर कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है तो कंपनी को सारा पैसा रिटेन करना चाहिए। तो इसकी पॉलिसी को उसने नाम दिया था 100% और नन, ऑल और नन। या तो कंपनी सारा पैसा रिटेन करेगी या सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके पीछे उसकी ये 3-4 अजम्पशन थी। पहली अजम्पशन उसकी ये थी कि KE और KR फिक्स होते हैं। दूसरा, टेम्परेरी अर्निंग पर शेयर फिक्स होता है। और थर्ड है कि प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग आप रिटेन्ड अर्निंग से ही कर सकते हैं। अभी के इस कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट नंबर सेकंड सही है इसका आंसर, तो B इसका आंसर रहेगा। वेल, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग: ट्रेडिशनल मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM मॉडल। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने 4 मॉडल दिए हैं। अब एक, जैसे मुझे MM मॉडल कंफर्म पता है। MM मॉडल कहता है कि डिविडेंड दो चाहे मत दो, फर्म के वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मॉडल का नाम है डिविडेंड इररेलेवेंस मॉडल, लाभांश अप्रासंगिकता, कि डिविडेंड आप देना चाहो तो भी ठीक है, ना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मुझे श्योर हो गया, इससे एक तरीका भी आपको पता लगेगा। जैसे मैंने D और सेकंड को मैच कर दिया, डिविडेंड इररेलेवेंस मॉडल। अब देखिए D और सेकंड का मिलन हो रहा है या तो सेकंड पॉइंट में या थर्ड पॉइंट में। अब यानी मेरे लिए फर्स्ट और फोर्थ खत्म हो गए हैं, मेरे लिए केवल सेकंड और थर्ड में से चुनाव बाकी है। वेल, और देखें ट्रेडिशनल मॉडल ये दिया था ग्राहम एंड डॉड ने। ट्रेडिशनल मॉडल कहता है कि मार्केट ये ज़्यादा अच्छा मानता है कि कंपनी डिविडेंड दे, दैट इज जो कंपनी डिविडेंड देती है उस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा होता है, उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं।
बजाय उसके जो कंपनी ज़्यादा रिटेन करती है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ग्राहम एंड डोड ने कहा, ये ट्रेडिशनल मॉडल था। तो अब आपका ए मैच हो गया फर्स्ट से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं इसलिए, नहीं तो मुझे भी बहुत धीरे धीरे पढ़ने पड़ते। तो A1 कहता है स्टॉक मार्केट प्लेसेस मोर वेट्स ऑन डिविडेंड देन ऑन रिटेन अर्निंग, ठीक है। अब मेरे को A1 मिल गया, तो A1 मिलते ही मेरे को ऑलमोस्ट तय हो गया कि मेरा C ऑप्शन आने लगेगा, C ऑप्शन आने लगेगा। और पढ़ देते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है कि डिविडेंड जो मिलेगा फ्यूचर में उसकी डिस्काउंटिंग करना, ठीक है, डिविडेंड की डिस्काउंटिंग करना। तो यहां पे आपका बी के साथ 3 मैच हो गया। डिविडेंड आर डिस्काउंटेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल D/K, ठीक है। और एक गॉर्डन मॉडल है, इसको आप कह सकते हो ये एक तरह से डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच है। तो सी के साथ 4 मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में जाएं तो आप अपना आंसर सी पाएंगे। मैं एक बार आंसर निकाल लूं फिर दोहरा देता हूं, जल्दी जल्दी देखिए। तीसरा इसका आंसर आया है, तो क्या है आंसर? A1 यानी ट्रेडिशनल मॉडल कहता है कि मार्केट डिविडेंड देने वाली कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन, ज्यादा वेटेज देता है। B3 डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहता है कि हम जो डिविडेंड मिलेगा उसे हम के यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बेसिस पे उसको डिस्काउंटिंग करेंगे, यानी उसकी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है C4 गॉर्डन मॉडल को डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी कहते हैं। और सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा नेट में तो बहुत बार पूछा गया है कि MM मॉडल, जो मिलर मोदिग्लियानी थ्योरी है, वो थ्योरी को कहते हैं डिविडेंड इररिलेवेंस मॉडल, लाभांश अप्रासंगिकता विचारधारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस। उत्तरदायित्व लेखांकन के अनुसार संपूर्ण संगठन बटा होता है विभिन्न वैल्यू स्ट्रीम्स में, विभिन्न एक्टिविटीज में, विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में, टारगेट सेंटर्स में। सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये होता है कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांट दिया जाता है। जैसे ए को मान लो आपने बना दिया कॉस्ट सेंटर, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि इसे कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान देना है, कॉस्ट लिमिट को क्रॉस ना कर जाए। बी को आपने बना दिया जैसे रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो इनका काम है एक फिक्स टारगेटेड सेल अचीव करना, एक जो प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस रेंडर करनी है या नंबर ऑफ कस्टमर हासिल करनी है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। और एक आपका हो गया जैसे सी इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। वो इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपके रेवेन्यू भी देखेगा, आपके एक्सपेंसेस भी देखेगा, और जितना पैसा आपने लगाया है उस पर एक डिजायर्ड ROCE मिल रही है या नहीं, दैट इज कॉस्ट को भी देखेगा, रेवेन्यू को भी देखेगा, और लगाए गए इनपुट के हिसाब से जो एक डिजायर्ड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है। और फिर अगेन ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल के लिए तो कोई गलती नहीं है, अगर कंट्रोलेबल वाली जो चीज है वो लिमिट को क्रॉस कर गई या अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, तो फिर उन मैनेजर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, और फिर उन मैनेजर्स के साथ जो भी होगा। तो ये सब है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नहीं है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, हायर रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ऑल ऑफ द अबव। ये कहता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों बनता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज बनता है ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती तो लिवरेज नहीं होता। तो जैसे रेंट है वो हमें देना ही पड़ता है, इंश्योरेंस है, कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी हमें देनी पड़ती है, तो वो जो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है उसकी वजह से ही ऑपरेटिंग लिवरेज क्रिएट होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, काफी देर बाद एक रिलैक्स करने के लिए आया क्वेश्चन। खैर, तो ए इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये टी गलत प्रिंट हो जाता है बार बार। ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लिवरेज, माइनस का निशान, अच्छा बीच वाला प्लस का था। वेल, आसान है, हाँ ये तो बहुत आसान है। ऑपरेशनल लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है
और फाइनेंशियल लिवरेज है 1.5। ठीक है, तो आपका कंबाइंड लिवरेज 3 हो गया। अब इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब है कि अगर आपकी सेल 10% बढ़ेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो 30% बढ़ेगा। इस कंबाइंड लिवरेज 3 का मतलब है तिगुना, 3 टाइम्स। अगर आपका सेल 10% ग्रो करेगा तो आपका जो नीचे प्रॉफिट आता है, बॉटम लाइन, एक होती है टॉप लाइन, एक होती है बॉटम लाइन। सेल यानी टॉप लाइन और प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन, तो आपकी बॉटम लाइन ग्रोथ करेगी 30%। लेकिन ये दोहरी या कहें दुधारी तलवार है, ये उल्टा असर भी करती है। अगर आपका सेल 10% गिर गया तो आपका प्रॉफिट 30% गिर जाएगा। यही एक रीज़न है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका सेल पे इतना जोर होता है, कस्टमर रिटेंशन पे इतना जोर होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को दिन रात इतने टारगेट्स वो इसलिए देते हैं कि सेल में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन उनके प्रॉफिट को या तो ऊपर की तरफ उछाल देता है या नीचे की तरफ धकेल देता है। तो ये लिवरेज का कमाल होता है। बाय द वे, कंबाइंड लिवरेज ये जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज का। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 53rd कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1, आरओआई इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर इनकम टू इन्वेस्टेड कैपिटल। वेल, ये सही है। वैसे इन्वेस्टमेंट सेंटर जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, वैसे भी हम आरओआई कैसे निकालते हैं कि हमने कितना इनकम कमाया और हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है। फॉर एग्जांपल, हमने जैसे इनकम कमाया मान लीजिए 5 लाख और हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है मान लीजिए वो है 25 लाख, तो इसका मतलब हुआ कि हम आरओआई जनरेट करते हैं 20%। तो आरओआई इज ऑलवेज अ रेशो, आई वांट टू से दैट ROI is always a ratio between income and capital invested, और यही लिखा हुआ है, तो ये सही है। सेकंड है EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेजर्स द अर्निंग आफ्टर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थोड़ा मुश्किल है, बट EVA में आप देखेंगे यही देखा जाता है कि आपका जो नोपैट है, नोपैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कितना ज़्यादा है। दैट इज आप एक कॉस्ट फेस कर रहे होते हैं जिसे आप WACC कहते हैं, और एक आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर आपका प्रॉफिट उस कॉस्ट से ज़्यादा है तो बढ़िया है, पॉजिटिव EVA हमेशा अच्छा होता है। नेगेटिव EVA मतलब आप अपनी कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने ये कहा कि EVA मेजर करता है अर्निंग्स को आफ्टर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये लगभग ठीक है कि आप KE को कवर कर पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और MVA, मार्केट वैल्यू एडेड, इज द शेयर होल्डर्स अप्रेजल ऑफ द फर्म्स एफिशिएंसी, ये भी ठीक है। ये मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ा, बट मोर और लेस ये सही लिखा हुआ है कि देखो, जैसे शेयर होल्डर क्या करते हैं, उन्होंने कितना पैसा लगाया था किसी कंपनी में और आज उस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर और डेट होल्डर्स ने 50 करोड़ रुपया कंपनी में लगाया और आज उस कंपनी का मार्केट वैल्यू 80 करोड़ है, तो इसका मतलब है उनको लगेगा कि हमारा पैसा सही हाथों में है, सही लीडरशिप के हाथ में है, इस तरह से उनको लगेगा। तो MVA क्या है? ये है शेयर होल्डर्स अप्रेजल ऑफ द फर्म्स एफिशिएंसी। वो उनका पैसा फल फूल रहा है या नहीं, उसके बेसिस पे वो एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। अगर उनका पैसा की वैल्यू गिर गई है तो उसका मतलब उनको लगेगा हमारा पैसा गलत हाथों में है, वो विड्रॉ करना चाहेंगे। और अगर उनका पैसा अच्छे हाथों में है, लाइक रिलायंस या किसी और ब्लू चिप कंपनी के हाथ में है, तो पड़ा रहे, क्योंकि वहाँ पैसा उनका फल फूल रहा है। तो MVA एक तरह से अप्रोच होती है ये देखने की कि कितनी एफिशिएंसी है मैनेजर्स की और जो ऊपर के टॉप मेंबरान हैं उनकी। और एक और बात है कि MVA जो होता है वो EVA, जो ईयर ऑन ईयर हर साल जो EVA जनरेट हुआ है ना, उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है। MVA कोई रातों रात दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये ओवर द ईयर्स जो आपके एफर्ट्स एक्शंस हैं उसका नतीजा MVA में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। होप इसका आंसर आपको समझा पाया मैं। C इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर रिस्क एनालिसिस। तो अगर आपको रिस्क को एनालिसिस करना है तो उसके जनरल मेथड भी होते हैं, जनरल टेक्निक्स भी होती हैं और उसकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होती हैं। ठीक है,
उसी के अंदर और जाए तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब अपन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते भी हैं और ये सारे के सारे रिस्क एनालिसिस करने के तरीके हैं। ज़्यादा सुसीवी आना, ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आना मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, आपकी परफॉर्मेंस में उतनी कम स्टेबिलिटी है। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होना, बहुत ज़्यादा वेरिएंस होना, ये अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। प्रोबेबिलिटी में लोअर प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी से आपको कुछ डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो ये सब स्टैटिस्टिकल टेक्निक है रिस्क एनालिसिस के। तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट। तो लीज बेसिकली दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लिवरेज लीज। और फाइनेंशियल लीज के टाइप हो सकते हैं लिवरेज लीज, सेल एंड लीज बैक, इनडायरेक्ट लीजिंग, या इसको बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंसिंग। ये तीनों टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज होते हैं। लीवरेज्ड लीज में अपन क्या करते हैं, किसी असेट को लेने के लिए बाकायदा हम पैसा बोरो करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हैं और उस चीज़ को लीज पे लेते हैं, वो होता है लिवरेज्ड लीज। उसमें बहुत बड़े बड़े एसेट्स खरीदे जाते हैं जिसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेल एंड लीज बैक में हम अपनी ही एसेट बेच देते हैं किसी को और वापस उससे लीज पे ले लेते हैं। कि ऐसा क्यों करेंगे, मतलब हमें कैश की बल्क में ज़रूरत होती है तो हम पहले तो अपनी एसेट बेच देते हैं, ओनरशिप दे देते हैं और फिर उसी से अपनी को लीज पे ले लेते हैं। मतलब एक हाथ अपने पास पैसा भी आ जाता है, ओनरशिप चली जाती है, लेकिन असेट्स भी हम यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरह का एग्रीमेंट होता है सेल एंड लीज बैक। इनडायरेक्ट लीजिंग या कहें डायरेक्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि तीन पार्टीज होंगी, एक परचेज करेगा असेट को, वो बाद में उसे लीज पे दे देगा। तो जो परचेज करेगा वो लेसर बनेगा और वो बाद में लेसी को दे देगा। क्रॉस बॉर्डर लीज में क्या होता है कि दोनों पार्टीज डिफरेंट कंट्रीज की होती हैं। तो ये टाइप नहीं है, मेरे हिसाब से इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए कि जो क्रॉस बॉर्डर लीज है वो फाइनेंशियल लीज का टाइप नहीं है। तो इसका आंसर डी आ जाना चाहिए। वेल 56 क्वेश्चन है, a manufacturing company has an expected usage of 50,000 units of certain product during the next year. The cost of processing an order is 20 and the carrying cost per unit is 1 rupee for 2 year. EOQ is, well EOQ पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि हमें एक बार में कितने यूनिट ऑर्डर करने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। EOQ का आपका फॉर्मूला होता है √2CO अपॉन UI। अलग अलग लिखने का तरीका होता है, बट यहाँ C फॉर होता है एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट, O होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट या एक बार ऑर्डर देंगे तो कितना रुपये खर्च होगा, और UI का मतलब होता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट की एक यूनिट को एक साल तक संभाल के रखेंगे तो कितना खर्चा आएगा। चलिए वैल्यूज़ भरते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 आ गया, आपका जो कंजम्पशन है वो है 50,000 यूनिट, इतने यूनिट की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20। सबसे इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा है कैरिंग कॉस्ट को, इन्होंने लिखा है 1 रुपया लगेगी फॉर 2 ईयर, 2 साल का 1 रुपया, यानी 1 साल का लगेगा 50 पैसा। तो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया, अगर 1 रुपया रख दिया तो अब अलग तरफ आंसर चला जाएगा। खैर 50,000 इंटू 2 1 लाख, 1 लाख इंटू 20 लाख, 20 लाख इंटू 0.5 40 लाख। तो आपका नीचे सॉल्व करने पे इसको आ गया है 40 लाख, और 40 लाख की आप रूट वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2000 यूनिट्स आएगा। और इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर हमें माल मंगाना है तो हमें 2000 यूनिट ऑर्डर करने चाहिए। 50,000 यूनिट्स को मंगाने के लिए एक साथ ज़रूरत नहीं है, ना ही 25,000 यूनिट मंगाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं तो आपको 2000 यूनिट्स एट ए टाइम मंगाने चाहिए। आपको करीबन 25 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा करने पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। तो 2000 यूनिट्स इसका आंसर है। होप मैं आपको समझा पाया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट रिगार्डिंग अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन। ओके, ये ह्यूमन रिसोर्स कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, बट इसमें एक मैचिंग इन्होंने गलत की है, बाकी 3 मैचिंग सही है। पहला कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच कंसीडर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। पहले अपन इसका बेस पता ही है आपको। जैसे अपन बाकी के जो एसेट्स होते हैं, जैसे फर्नीचर का वैल्यू अपने को पता होता है, बिल्डिंग का वैल्यू पता होता है,
तो एक फैक्ट्री में या फर्म में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, उसका वैल्यूएशन कैसे करें? तो उसका एक तरीका होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। बहुत आसान है। उसमें क्या करेंगे कि आपने एम्प्लॉय को अक्वायर करने पे जो भी खर्चा किया, आपने एम्प्लॉय को भर्ती किया, रिक्रूट किया, उसका सिलेक्शन किया, उसको ट्रेन किया, उसको डेप्यूट किया, उस पर जितना आपका खर्चा हुआ एक्चुअली, वो है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कि भाई हमारा इतना पैसा खर्च हुआ, इतना रुपया इसकी वैल्यू हो गई। सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। वो क्या कहती है? कंसीडर द कॉस्ट टू रिप्लेस अ फर्म्स एग्जिस्टिंग एचआर। ये भी सही है। जो इसी का दूसरा रूप क्या हो सकता है कि जैसे लेबर वर्कर आज काम कर रहे हैं, वैसे ही वर्कर को अगर हम आज के रेट पे हायर करना चाहें और जिस लेवल तक हमारे बंदे ट्रेंड है उस लेवल तक उन बंदों को ट्रेंड करना चाहे, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारा कितना खर्चा आएगा, वो होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। ये दोनों भी सही लिखा है, फर्स्ट और सेकंड सही लिखे हुए। थर्ड में लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच कंसीडर्स द वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ एचआर। ये भी सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वैसे भी हमेशा ऑल्टरनेटिव यूज देखा जाता है। उसमें हम ये देखते हैं कि किसी एम्प्लॉय के हमारे यहाँ होने और न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि एक कंपनी अभी 12% रिटर्न जनरेट कर रही है और बाद में किसी एम्प्लॉय के होने से अगर 15% रिटर्न जनरेट कर पाती है, मान लीजिए 12 लाख की जगह 15 लाख रुपए कमा पाती है, 3 लाख रुपया अगर एनुअली ज़्यादा हो पाता है किसी एम्प्लॉय की वजह से, तो उस 3 लाख रुपए की आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो कहलाएगी उस बंदे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो भी ह्यूमन रिसोर्स के वैल्यूएशन का एक तरीका है। ठीक है। और चौथा है, और ये जो थर्ड लिखा था वो सही लिखा था, फोर्थ है इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच। इसमें वैसे होता क्या है कि कोई फर्म जो फ्यूचर में कमाएगी उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। फ्यूचर में जैसे आप हर साल 10 लाख कमाएंगे, तो उस 10 लाख रुपए का आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो और प्रेजेंट वैल्यू में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है वो पता करो, वही आपका कहलाएगा ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू। तो इसमें जो लिखा है ना, उन्होंने उल्टा लिखा है। इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच कंसीडर्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सर्विस दैट एक्सपेक्टेड टू रेंडर इन प्रेजेंट, कि वर्तमान में प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित सेवाओं के भविष्य मूल्य पर विचार करता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हम फ्यूचर की आमदनी देखते हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो फोर्थ लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि इसमें ये थोड़ा सा उल्टा या गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एंड ऑफ द डे वापस बोलता हूँ, फ्यूचर आमदनी को अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होता है और उसमें एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन समझना होता है। तो फोर्थ जो लिखा है वो मेरे हिसाब से इन्होंने गलत लिखा है, पहले जो 3 है वो बिल्कुल इन्होंने सही लिखे हैं। तो मेरा आंसर फोर्थ है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो फोर्थ वाला सही नहीं है। वेल, अगला क्वेश्चन बात करें, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ XYZ लिमिटेड EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 12,000, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। वेल, फाइनेंशियल लिवरेज, पेन ले लें। फाइनेंशियल लिवरेज का वैसे फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, और ये होता ना तो क्वेश्चन आपका आसान होता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दिया क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे दिया। अब आपका फॉर्मूले में करेक्शन होगा, अब आपको माइनस करके यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी लिखना पड़ेगा और इसे आपको टैक्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 1, जस्ट अ मिनट, यहाँ आएगा 1 माइनस टैक्स, कि सर क्या हो गया। देखिए पूरा कैलकुलेशन देखिए, सबसे पहले आपने लिखा 12,000 रुपया, ये तो है आपका EBIT। ओके, ये आपका EBIT है। इसमें से आप पहले इंटरेस्ट लेस करना, ठीक है। इंटरेस्ट कितना होगा, 50,000 का 10% 5,000 इंटरेस्ट हो गया, तो आपके पास 7,000 आ गया। ये 7,000 आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो ऊपर 12,000 आता और नीचे 7,000 आता, लेकिन अब आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को टैक्स के साथ एडजस्ट करना है। तो आपका जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो आएगा 2,800, आप निकाल लेना। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आएगा आपका 2,800,
और उसे टैक्स के साथ एडजस्ट करोगे तो इसके लिए आपको 1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा। पूरा आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। ओके 4000 हो जाएगा, तो 7 में से 4000 और लेस हो गया, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3000 रह गया। ऊपर है 12000, नीचे है 3000, तो सॉल्व करने पे आएगा आपका आंसर 4। इस क्वेश्चन का फाइनेंशियल लिवरेज 4 आएगा। वैसे क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्यों क्रिएट होता है? इंटरेस्ट की वजह से। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के अलावा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको ऊपर तो 12000 लिखना है, उसमें आपको क्लियर है कि ईबीआईटी है। नीचे आपको एक तो ईबीटी रखना है, अर्निंग बिफोर टैक्स, विच इज 7000। साथ के साथ आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को माइनस करना है टैक्स के साथ एडजस्ट करते हुए। सीधा सीधा माइनस होता तो 2800 माइनस होता, पर टैक्स के साथ एडजस्ट करके माइनस करोगे तो 4000 माइनस होगा, तो नीचे 3000 रह जाएगा। ऊपर 12000, नीचे 3000, अल्टीमेटली आंसर 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट। ये डेट वर्ड है, डेबिट गलत प्रिंट हो गया, DEBT, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर इनटू टोटल कैपिटल। आप वर्ड फिक्स कीजिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन्वॉल्व्स दिस, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स दिस, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व दिस, फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व दिस। तो आप जो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर की मात्रा बढ़ा देते हो, लॉन्ग टर्म डेट की मात्रा बढ़ा देते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मात्रा बढ़ा देते हो, यानी जिस वजह से आपके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन आता है या फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन आ जाता है, आप उसके लिए तैयार हो, आप ऐसा होने देते हो, तो इसका मतलब है यू आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्फिडेंस उसी कंपनी को होता है जिस कंपनी को लगता है कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। मतलब आप एक बेसिक क्वेश्चन समझिए कि उधार लेकर बिजनेस करना चाहिए या नहीं। इसका सीधा आंसर नहीं होता। अगर आपको लगता है कि उधार मैं लूंगा 8% पे और जो मैं कमाऊंगा वो 12% है, तो आपको उधार लेकर बिजनेस करना चाहिए। यही समथिंग फॉर्मूला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। अगर एक कंपनी सोचती है कि हम 12% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो उनको 9% डेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा या 8% प्रेफरेंस शेयर इशू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। ऐसा करके वो अर्निंग पर शेयर को लगातार बढ़ाते जाते हैं, एक एक्सटेंट तक, नॉट हमेशा, एक एक्सटेंट तक वो उसको बढ़ा पाते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ठीक वैसे ही होता है जैसे क्रिकेट में होता है फ्रंट फुट पे खेलना। जब बैट्समैन में कॉन्फिडेंस होता है तो फिर वो क्रीज से निकल के खेलता है। बिल्कुल उसी तरह का ये पैटर्न होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तब आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि इंटरेस्ट देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा, क्योंकि कंपनी को लगता है कि हम सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, होप मैं आपको समझा पाया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल को बढ़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वेल 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से क्या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज एसेट लायबिलिटीज कैपिटल, यस ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नहीं ये हम नहीं जानना चाहते। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली हम ये करना चाहते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, डेफिनेटली हम ये भी जानना चाहते हैं। आप देखिए अपन जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, कोई पूछे क्यों बनाते हो, तो एक तो हम सारा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं राइटिंग में, क्योंकि मेमोरी लिमिटेड होती है, तो हम तो एक तो रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। दूसरा हम अपना प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस को जानना। इसके अलावा हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी असेट लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल को जानना चाहते हैं। लेकिन अकाउंट्स से कभी भी आपको पर्सनल एसेट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। आपके बैलेंस शीट में जो फर्नीचर होता है वो दुकान का फर्नीचर होता है, ना कि घर का फर्नीचर होता है। बैलेंस शीट के जो भी एसेट्स आपने देखे, इसीलिए जनरली आप बैलेंस शीट के जो देखते हो उसके अंदर आपको फ्रिज, कूलर, पंखा, पलंग, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसके अंदर पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज नहीं होते, वो बिजनेस एसेट्स, बिजनेस लायबिलिटीज होते हैं। तो सेकंड इनका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।